हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी जो है क्लास 10th की तैयारी में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे अंक से जो है आप लोग जो है अंक से उत्तीर्ण होना चाहते हैं क्लास 10th के एग्जाम में, तो आप लोग जो है हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का गणित। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 10 का गणित पढ़ने जा रहे हैं और सेट नंबर हम लोग 7 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लासों में सेट नंबर 6 को देखा था और आज बारी हम लोगों का सेट नंबर 7 का। ठीक है, अगर आप भी डाउट लेकर आए हैं कि मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर कैसे सोल्व करें या फिर कैसे बनाएं, तो याद रखिएगा कि ये क्लास आप लोग जो है पूरा देखकर जाइएगा। तो मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि आप लोगों को जो है 60% जो है आप लोगों को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सोल्व करने आ जाएगा। मेरा ये क्लास छोटा ही है, लेकिन आप लोगों को बहुत चीज सीखने को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास के एंड तक बने रहिएगा और हम लोग जो है चलते हैं बिना अपना टाइम गवाए क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सा, यानी कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन है। हमेशा याद रखिएगा कि इस अभाज्य संख्या की जो बात याद रखिएगा, डेफिनेशन की वैसी संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वैसी संख्याएं जो वन को और स्वयं को छोड़कर किसी से भी विभाजित ना हो, वन को और स्वयं को छोड़कर किसी से भी विभाजित ना हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या याद रखिएगा कि दो दो याद रखिएगा, क्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित होती है? तो कहेंगे नहीं। तीन तीन क्या एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित होती है? नहीं। चार तो 2 से होती है। पांच तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा, क्या हमारा अभाज्य संख्या। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या फिर 2 अंकों की सबसे छोटी या फिर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये सब आप लोग जो है याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक क्लास में बता दूंगा, तो वो आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, क्या है? कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा कि वैसा रैखिक समीकरण जिसका अगर कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, तो याद रखिएगा कि कोई हल जो नहीं होता है वो कैसा होता है? तो इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर नोट C1/C2। इस प्रकार का क्या होता है हमारा? तो मतलब जो है कि कोई हल नहीं होता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो समांतर कहते हैं। इसका जो ग्राफ होता है हमारा कैसा होता है? तो समांतर रेखाएं होती है। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो समांतर रेखाएं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और हमने आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे जो है हमारा जो है पिछला क्लास जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछला क्लास में सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि संपाती कब होता है, क्या होता है? संपाती, एक सेकेंड, संपाती कब होता है, और जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है ग्राफ की जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी कब होती है, और क्या, और याद रखिएगा कि और समांतर ग्राफ की जो रेखाएं होती है वो समांतर कब होती है। ये सारा मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता कर रखा है। तो याद रखिएगा आप लोग वहां जाकर पिछले क्लास को, सारा पिछले क्लास जितना भी है 1 2 3 4, आज हम लोग 6 7 पढ़ रहे हैं ना, तो 6 तक जो है जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए होता है। क्या होता है, साइन ए होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोगों को कुछ लिख कर दे देना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि जिस तरह से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस ए या फिर थीटा भी रह सकता है इसकी जगह में। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होता है। ठीक उसी प्रकार साइन क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो कोस ए होता है। क्या होता है, कोस ए होता है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग चले आगे तो टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो कोट ए होता है। क्या होता है, कोट ए होता है। और अगर हम लोग आगे चले तो कोट क्या, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए होता है। क्या होता है, टेन ए। उसी प्रकार हम लोग और भी आगे चले तो सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो कोसेक ए होता है। क्या होता है, कोसेक ए होता है। और कोसेक 90 डिग्री, कोसेक हम लोग को नहीं लिखा ना, कोस लिखा गया वहां पर, कोसेक ए। क्या, कोसेक 90 डिग्री माइनस में ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। आप लोग जो है इतना नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे का सारा को नोट जरूर कर लीजिएगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं जब ये सब क्लिप क्या, ये सब जो छोटा छोटा क्लिप मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर। वहां पर बहुत सारे लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग। तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर ही मत देखिए रील्स। ठीक है ना, रील्स देखने में आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे जो जितना व्यू यानी कि यूट्यूब पर नहीं जाता है हमारा, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं से कहीं ज्यादा जो है हमारा इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। तो आप लोग जो है ज्यादा मत देखिए इंस्टाग्राम पर रील। ठीक है ना, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और हमारा चैनल यहाँ आकर ज्वाइन कीजिए, एक्सेलरेट 10th। क्या नाम है हमारे चैनल का, तो एक्सेलरेट 10th। तो आकर XCELERATE। ठीक है, और स्पेस देखिए आप लोगों को टेंथ और TH देना है। ठीक है ना, आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पर हमारा क्लिप देखते हैं तो वो एक्सेलरेट 10th यूट्यूब पर आकर सर्च कीजिएगा और जो है क्लास से ज्वाइन होइएगा। क्योंकि आप लोगों के अभी जो है आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बहुत सारा टाइम है हमारे पास, अभी पढ़ेंगे, जब 3 महीना बचेगा तो बहुत पढ़ेंगे फिर टॉपर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टॉपर बनने के लिए आप लोगों को जो है अभी से मेहनत, शुरू से मेहनत जो है करना ही होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है सारे क्लास को देखिएगा। मैं जितना चीज नोट करने कहता हूँ वो सारा चीज को आप लोगों को नोट करना है और अच्छे से जो है लिखना है। ठीक है, और सारे के सारे को रिवीजन भी जरूर करना है। ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा। और आगे चलते चलते अभी तो अभी शुरुआत हुआ है हमारा ये क्लास। ठीक है ना, तो अभी आगे आगे देखते होता है क्या। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहता है, क्या कहता है कि किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वही पाई आर स्क्वायर दिया गया हम लोगों को, क्षेत्रफल दिया गया है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है कोमा, तो उसका व्यास होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है, हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं इसे। ठीक है ना, तो पाई का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग जानते हैं, सॉरी पाई का नहीं, किसका, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, हम लोग एक बार लिखना चाहेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्या हम लोग क्लास को जूम कर सकते हैं क्या, चलिए हम लोग क्लास को जूम करते हैं, यहाँ पे छोटा जगह पड़ जाएगा ना, तो क्लास को हम लोग जूम करके लिखेंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्या पूछा गया है, तो क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है ना, और पूछा गया है हम लोगों से व्यास पूछा है। तो हम लोग याद रखिएगा आप लोग कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और वही जो क्षेत्रफल हम लोगों को दिया गया है कितना, 49 पाई। अब बराबर में हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ये पाई और पाई क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। स्क्वायर को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो क्या अंडर रूट बन सकता है क्या, अंडर रूट में 49 का बाहर कितना निकलता है आप लोग जरूर बताइएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बाहर जो निकलता है वो 7 निकलता है। कितना निकलता है, 7। और बराबर में क्या हो जाएगा आर, यानी कि आर बराबर हमारा क्या हो गया, तो 7 आ गया। हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारा आंसर नहीं आया है, आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि हम लोगों से पूछा है व्यास, क्या पूछा गया है, व्यास। और हम लोग जो है व्यास को डी से सूचित करते हैं। और किसी भी वृत्त की जो व्यास होती है वो त्रिज्या की दुगुनी होती है। कितनी होती है, त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो 2 गुना हम लोग 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 14 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोगों का आंसर जो है 14 कहाँ पे है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन याद रखिएगा कि बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है
है सोल्व करना है और एग्जामों में बिल्कुल भी मत घबराना है, ठीक है ना। एग्जाम में बिल्कुल घबराना ही नहीं है कि सर बहुत आगे का स्टूडेंट बहुत स्पीड में लिख रहे हैं या फिर पिछले के स्टूडेंट लिख ही नहीं रहे हैं, तो ये सब में आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अपना आगे में जो हो, सर क्या कर रहे हैं, सर क्या मतलब जो है कि बच्चे को समझा रहे हैं या फिर बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं, ये सबको आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस आप लोगों को एक बार जब मुंडी नीचे करना है, जैसे ये आप है और एग्जाम देने बैठे हैं, ठीक है ना, ये एग्जाम देने बैठे हैं, ठीक है, आपका जो मुंडी जब नीचे जाएगा एक क्वेश्चन की ओर, तो आपको मुंडी को उठाना ही नहीं है सारा का, जब तक हमारा लिखा नहीं हो जाएगा सारा का सारा, तब तक, यानी कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा वो क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा कि प्राकृत संख्या जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट कहां तक चलते हैं, तो अनंत तक चलते हैं, ठीक है ना। और प्राकृत संख्या को हम लोग जो है माध्य पूछा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि और 5, तो याद रखिएगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस में 5, और माध्य निकालने के लिए जितना भी संख्या होता है उससे हम लोग को क्या देना पड़ जाता है, भाग देना पड़ जाता है, ठीक है ना। अरे ये क्या हो गया, भाग देना पड़ता है। सारे के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 9 3 12 12 3 12 2 14 14 1 15, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 15 बटे 5। इससे हम लोग अगर भागा लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग मिटा के लिखना चाहेंगे कि माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सारे संख्याओं का योग, क्या, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का जो योग होता है, कुल संख्या का जो योग होता है क्या होता है, हम लोग सीधा लिखते हैं कुल योग, क्या लिखते हैं, कुल संख्या का योग। आप लोग सुनकर जरूर लिख लीजिएगा, कुल योग अब बटे में कुल संख्या, क्या, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि कुल योग कुल संख्या का योग अब बटे कुल संख्या करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब माध्य निकालते हैं, ठीक है ना। हमेशा आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। और अगले क्लास में भी देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे को, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि प्रायिकता का जो होता है अधिकतम मान होता है, क्या होता है, तो ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग जो है जितना स्टार आप लोग इसमें मार सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में जो है पूछा गया और आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अधिकतम प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, क्या होता है, 1, और प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। और याद रखिएगा कि 0 से कम भी नहीं होता है, 0 से कम भी नहीं होता, यानी कि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच, ना तो 0 से कम होना चाहिए और ना ही 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आप लोग जो है याद रखिएगा इन बातों को, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि द्विघात समीकरण, क्या, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 के मूलों का योग होगा। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग आप लोगों को पढ़ाया है कि जो होता है क्या होता है, x² के गुणांक को हम लोग a का मान कहते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ x के गुणांक को हम लोग b का मान कहते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो अचर मान होता है यहाँ पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, c का मान क्या हो जाएगा, -3। तो ठीक उसी प्रकार मूलों का अगर योगफल पूछा जाएगा तो आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा लगाना है, क्या लगाना है। जितने भी स्टूडेंट हमारे जो है पिछले क्लास देख कर आए होंगे तो मैंने वहां पर बता रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है। और अल्फा बीटा हम लोग किसे कहते हैं, तो मूलों का जो योग जो मूल निकालते हैं, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल निकलते हैं, तो दोनों मूल को हम लोग एक मूल को अल्फा और एक मूल को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार दोनों का योग हम लोग को पता रहता है कि -b/a होता है, ये फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ -b, तो -b का मान यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 2 अब बटे में a का मान क्या हो जाएगा, 1, यानी कि -2/1, यानी कि -2 सिर्फ हम लिख सकते हैं क्या, तो कौन सा ऑप्शन में है -2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इस प्रकार से एग्जामों में जो है क्वेश्चन बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, ठीक है ना, ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। हमने बताया कि हम लोग जो है जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं हमारा, जानते होंगे कि हम लोग जो है सिर्फ 20 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोग याद रखिएगा कि अगर अच्छे से ये क्लास कर लेंगे तो आप लोगों को जो है 60% जो है ऑब्जेक्टिव आराम से बन सकता है एग्जामों में, ठीक है। ये मेरे गारंटी है, ये क्या है, मेरी गारंटी है। आप लोग जो है बस क्लास ध्यान से देखिएगा और सारे बात को नोट भी करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करिए ना, हम लोग 7 किए हैं अभी ना, अभी बारी है क्या 8 की, ठीक है। 8 भी ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अलग है। कहता है कि बहुपद, यदि बहुपद
के यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ए और बी हो तो ए और बी का मान होगा। यहाँ पे ए और बी यानी कि ए इंटू बी, क्या ए इंटू बी। हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मूलों का योग, क्या पढ़ा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या दिया गया है, ए और बी दिया गया और हम लोगों को पूछा क्या गया है, ए इंटू बी। क्या पूछा गया है, ए इंटू बी, यानी कि उसे हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। और मैं फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे पिछले क्लास को देख कर आए हैं उसे भी ये भी पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाय ए होता है। क्या होता है, सी बाय ओ ए। आप लोग बताइएगा कि सी का मान हम लोग कहाँ से निकालेंगे, औचर मान जो होता है वो सी का मान हो जाएगा यानी कि 10। अब बटे में ए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए दिख रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। और मैं ये इस क्लास का बात बोलता हूं तो इस क्लास में आप लोगों को 60% ऑब्जेक्टिव जो है बनाने सोल्व करने आ जाएगा, ठीक है। और सारे क्लास आप लोग जितने भी स्टूडेंट है अगर सारे क्लास अगर हमारा करते हैं तो याद रखिएगा कि मैं गारंटी लेता हूं ऑब्जेक्टिव का कि आप लोगों का 100% ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सारा जो है सारे स्टूडेंट जो है 100 में 100% जो है मार कर आइएगा, ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या है, सारे क्लास को शुरू से एंड तक देखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का जो मान वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा आरोही बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। क्या इसका मतलब क्या होता है, आरोही अवरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। अगर हम किसी संख्या, कोई भी अगर हमको संख्या दिया गया रहे जो मतलब जो कि जैसे 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 बारंबारता दिया रहे, तो अगर कोई भी बारंबारता दिया गया रहे तो उसे हम लोग जो है आरोही क्रम में सजाएंगे या फिर अवरोही क्रम में सजाएंगे, तो उसे उसका जो बीच वाला मध्य का जो मान होगा उसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग इसे रिमूव करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 8, अरे रुको एक सेकंड, 8, 6, 9, 1, 7, ठीक है। ये 5 ही हम लोग लेते हैं, ठीक है, संख्या लिए, ठीक है। अब याद देखिएगा इसे हम लोगों को बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में सजाना है। अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले 1 लिख सकते हैं हम, उसके बाद 1 के बाद डायरेक्ट क्या है 6 है ना, 1 के बाद डायरेक्ट क्या है 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या है 8 है, फिर 9 है। उसका जो मध्य का बोल रहा है कि मध्य बीच का जो मान होता है, बीच वाले चर को का मान कहलाएगा, यानी क्या कहलाता है बीच वाला, यानी कि 2 हम लोग इधर रख लें, 2 इधर रख लें तो बीच का मान क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा ना। तो इसी 7 यानी कि बीच वाले मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। हमेशा आप लोग जो है याद रखिएगा और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ना एक आप लोगों के एग्जाम में आना है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी याद रखिएगा कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये जो एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, आप लोग एग्जाम में आएंगे, ये 100% मैं लिख कर देता हूं, ठीक है ना। कहता है कि √2 जो है एक संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर पूर्णांक संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है। हमेशा याद रखिएगा, सॉरी √5 नहीं था दोस्तों, यहाँ पे √2 ना था, मिस्टेक कर देते हैं ना हम लोग भी हड़बड़ में, ठीक है ना। तो √2 है, हमेशा याद रखिएगा √2 भी वही अपरिमेय संख्याएं होंगे और √5 भी जो है अपरिमेय संख्याएं होंगे और √2 जो है ये भी अपरिमेय संख्याएं होंगे, क्योंकि दोनों का जो रूट से बाहर नहीं निकलने वाला। और हमने आप लोगों को बता कर रखा है कि अगर रूट से अगर जिसका भी बाहर निकल जाए, जैसे 9 का 3 निकल जाएगा बाहर, तो अगर जिसका बाहर निकल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं, और जिसका बाहर ना निकले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पूछा √2 और √2 का बाहर नहीं निकलने वाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्याएं। हमेशा आप लोगों को याद रखना है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है। शायद ये क्वेश्चन जो है पिछले क्लासों में भी हमारे आए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। कहता है कि एक वृत्त के
किसके, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, कहां से, बाह्य बिंदु मान लेते हैं ये है, ठीक है ना, और इस बिंदु से हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग। कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल दो ही। और जिस बिंदु से वृत्त की जो ये परिधि होती है, जिस भी जहां भी परिधि से जिस बिंदु से टच होती है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखिएगा कि स्पर्श रेखाओं की हम लोग लंबाई नापते हैं। क्या करते हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाई। और बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और दोनों की जो लंबाई होती है समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि मान लेते हैं ये केंद्र है, ठीक है, और जिस बिंदु से जो है, जिस बिंदु से परिधि की, यानी कि वृत्त की परिधि की जो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाएं वृत्त की जिस बिंदु से आकर मिली है, उस बिंदु को अगर हम लोग केंद्र से मिला दें तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, जहां पर हम लोग कोण बना रहे हैं, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितनी डिग्री का होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई पूछी है तो क्या हो जाएगा हमारा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा, एक सेकेंड, ऑप्शन क्या है हमारा, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा आप लोगों को याद रखना है इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12 ना, 11 हम लोग पढ़ चुके ना। 12 कहता है कि एक शंकु की जो लंबाई है वो 24 से, कितना है, शंकु की लंबाई जो है वो 24 है और आधार की जो त्रिज्या है वो 6 है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसको भी बनाने के लिए हम लोग थोड़ा क्लास को जूम करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कहता है हमारा क्वेश्चन कि जो एक शंकु की जो ऊंचाई है, लंबाई हम लोग तभी पढ़ लिए थे ना, गलती से पढ़ लिए थे, ऊंचाई लिखा हुआ है। और ऊंचाई याद रखिएगा कि h बराबर क्या होता है, h, एक सेकेंड हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं। ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो h कहते हैं। और h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 24 हो जाएगा। और जो ये है कि क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या याद रखिएगा कि 6 दिया गया है, तो त्रिज्या 6 दिया गया है, तो त्रिज्या को हम लोग r कहते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा 6। और याद रखिएगा कि जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आप लोग बताइएगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि शंकु का जो आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ ऑप्शन पाई के पदों में दिया गया है, तो पाई का हम लोग जो है मान क्या होता है 22/7, यहाँ पर पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है। तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 गुने पाई का मान नहीं रखना है, गुना r स्क्वायर, तो r का मान यहाँ पे 6 है, r का मान यहाँ पर कितना है 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 गुना 6, क्या लिखेंगे 6 गुना 6, और गुना h है, तो h का मान क्या है हमारा, तो 24 है, क्या है 24 है। और सारे, अब हम लोग पहले यहाँ पे 3 का 3 से यहाँ पे 6 को कटा देंगे तो 2 बार में, यानी कि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12। अगर 12 को हम लोग 24 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 24 गुना अगर हम लोग 12 करेंगे तो 12 चौके 48 की 8, और हासिल कितना बच जाएगा 4, 12 गुना 24, 24 और 4 28, यानी कि 288 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन पाई के साथ होगा ना, किसके साथ होगा, पाई के साथ होगा, यानी कि 288 पाई कौन सा ऑप्शन में है हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लग रहा है क्या, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, 288 पाई क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से जो है बनाना है। और हम लोग जो है एक बातें आप लोगों को बताना भूल गया कि शंकु जो होता है, शंकु को जो आयतन हम लोग बना लिए, लेकिन शंकु किस प्रकार से होता है ये आप लोग जानिएगा कि शंकु जो होता है वो इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, जैसे आप लोग देखे हैं क्या, टोपी देखे हैं क्या, टोपी जो आप लोग पहनते हैं, नहीं टोपी जो पहनते हैं देखे हैं या नहीं, तो अगर क्या, जैसे आप लोग जो है लीटर देखे होंगे, लीटर जैसे केरोसिन तेल जो पहले नापते थे हम लोग, एक लीटर एक प्रकार का लीटर आता था, तो ठीक उसी प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं शंकु का आकार। और याद रखिएगा कि शंकु की ऊंचाई जो है हम लोग इसे मानेंगे, क्या मानते हैं, इसे शंकु की ऊंचाई कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है हम लोग इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और इसे एल से सूचित करते हैं, ठीक है। ये जो तिर्यक ऊंचाई होता है इसे हम लोग एल से सूचित करते हैं, और ये जो ऊंचाई होता है इसे हम लोग एच बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक जो है एक वृत्त बनता है, यहाँ पर इसके जो है निचले आधार में जो एक वृत्त बनता
बनता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आधार की त्रिज्या, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो इसी जो है हम लोग क्या करते हैं, अगर 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 मान लेते हैं कि लीटर है, तो उसमें अगर जितना भी लीटर आटा है जैसे तेल, तो हम लोग क्या कहेंगे, उतने जितने भी सामान आटा है उसमें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और आयतन, शंकु का आयतन हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, हमेशा याद रखिएगा कि घटना की प्रायिकता हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो जो घटनाएं होती हैं, सॉरी घटनाएं नहीं, प्रायिकता, क्या प्रायिकता, प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेके 1 के बीच होता है। क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। तो उसी प्रकार याद रखेगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान, ये बोला निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1 हो जाएगा। और अगर से पूछी जाए कि अगर अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। और ये भी पूछा जाए कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, तो 1 होगा। और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा, तो 0 होगा। ये बातें आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा कि ठीक उसी प्रकार यहाँ पर निश्चित घटनाएं पूछी है तो क्या हो जाएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन में, ए है क्या, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल ये सारी बातें याद रखना है। और याद रखिएगा कि अगर आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो याद रखिएगा कि इसे नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा और बाद में उसे रिविजन करने में और भी मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि कोस कोस पाई बटे 3, क्या है, कोस पाई बटे 3 का मान होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और 22/7 होता है, और क्या क्या होता है, तो 3.14 होता है। लेकिन जब जब एंगल में दिया हुआ है, एंगल में यानी कि कोस जो है ये क्या दर्शाता है, तो एंगल, एंगल साइन जैसे साइन ए होता है, क्या होता है, मान लेते हैं कि साइन ए होता है। तो यहाँ जो ए दर्शा रहा है, साइन ए जो दर्शा रहा है, ये एंगल दर्शा रहा है। तो यहीं पे यहाँ पे ठीक याद रखिएगा कि ये ए की जगह में क्या है, पाई/3। एक बार हम लोग फिर से लिखना चाहेंगे कि क्या है हमारा, कोस पाई/3, ठीक है ना। और उसी प्रकार साइन ए हम लोगों ने, चलिए कोस लिखते हैं, ठीक है, साइन कोस दिया गया तो कोस ही लिखते हैं। कोस ए है तो कोस जो है, कोस और यहाँ पे ए जो है, ये दोनों आपस में गुणा में नहीं होता है। आप लोग सोच रहेंगे कि कोस और ए गुणा में होगा, नहीं होता है, ये एंगल में होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो पाई/3 है ये एंगल में है, और पाई का मान अभी हम लोगों ने बताया कि 22/7 होता है। लेकिन अब एंगल में रहे, पाई अगर एंगल में रहे तो उसका मान क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री बटे 3, तो 3 का 3 से अगर हम लोग भागा लगा दें 180 को, तो क्या हो जाएगा, कोस 60 हो जाएगा। क्या, तो याद रखिएगा कि कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, सॉरी 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। आप लोगों को ये बातें हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, कि देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि पाई एक संख्या है, कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। हम याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, और हमेशा याद रखिएगा, हम अब एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि पाई जो है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। और एक बात ये याद रखिएगा कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, या फिर क्या होता है, 3.14 होता है। 22/7 या फिर क्या होता है, 3.14। तो ये दोनों क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और परिमेय संख्या है, और सिर्फ पाई, अगर पाई का मान पूछे तो वो अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है। और सिर्फ पाई पूछे आप लोगों से तो हमेशा मानिएगा कि अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो मान होता है वो कैसी संख्या होती है, तो परिमेय। आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा, तो आप लोग जो है हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप लोगों को जो है धैर्यता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन में, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हटेगा नहीं क्या, स्टेबिलिटी रखना है अपने अंदर। ठीक है, क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। याद रखिएगा कि आपका जब तक गोल फिक्स नहीं कर लेंगे आप लोग, तो आप लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, माइंड को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना है। और अभी के टाइम में खास करके अभी से जो है आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, और माइंड को जो है बिल्कुल भी डाइवर्ट मत करना, इधर से उधर मत करना है। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना है। ठीक है ना।
ना। तो हमारा कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस में 3 जो बहुपद है वो कैसा बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक है या फिर द्विघात है या फिर त्रिघात है या फिर चतुर्थ घात है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि अगर पावर में अगर घात में 2 रहे तो उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात। अगर एक रहे तो हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। और 3 रहे तो हम लोग त्रिघात कहते हैं। 4 रहे तो चतुर्थ घात कहते हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ पर घात में 2 है तो हम लोग उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जो है हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया, 17 होगा ना, 17। और इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिया गया तो क्या हो गया, ठीक है ना। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है कि बिंदु ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। आप लोग जो है हम लोग ने आपने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार से अगर आप लोगों को बीच की दूरी निकालने बोले तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है, अगर इसको जो है मतलब जो है कि इसका जूम करना जरूरी है क्या? नहीं है ना, ये सारा कर लेते हैं जूम, नहीं रहने दीजिए। ठीक है, तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था कि अगर दो पदों में है, अगर 2 पद में आप लोगों को बीच की दूरी निकालने बोले तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। अन्यथा अगर मूल बिंदु से अगर आप लोगों को दूरी निकालने बोले तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या? √x² प्लस में y²। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना, तो अभी हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ठीक है ना, अरे कहाँ आगे चल गए। तो इसे हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे x1 ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र कौन वाला? तो ये वाला। क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग जो है नोट जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग जो है क्लास के एंड में जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर फिर नहीं समझ में आए तो दोबारा जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो कहता है यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा हमारा? x2 माइनस ए हो जाएगा ना, तो माइनस ए, और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा? तो x1 क्या हो जाएगा? सिर्फ ए का क्या हो जाएगा हम लोगों का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है हमारा? माइनस में b है। ठीक है ना, माइनस में b है और माइनस y1 क्या हो जाएगा? तो y1 सिर्फ b हो जाएगा। क्या? इसका भी क्या है हमारा? तो होल स्क्वायर है। ठीक है, तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि माइनस ए को जोड़ेंगे तो क्या? -2a हो सकता है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b को जोड़ देंगे तो क्या? माइनस में 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या? अब याद रखिएगा कि -2 का स्क्वायर 4 होता है और +2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर बताइए आप लोग कि a स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोगों को जो है पूरा नहीं हुआ है, हम लोग थोड़ा इधर मिटा के हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है ना, इधर लिखेंगे। ठीक है ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, याद रखिएगा कि दोनों में 4 दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या हम लोग 4 कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ, अंडर रूट में लिखना पड़ेगा ना, अंडर रूट में, रुकिए एक सेकेंड। तो अंडर रूट में लिखेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? x a स्क्वायर और फिर प्लस में b स्क्वायर बाकी रहेगा कि नहीं? तो 4 का बाहर क्या निकलता है? तो 2, तो हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। याद रखिएगा कि जब भी इसके बीच की दूरी निकालते हैं तो हम लोग इकाई में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इकाई में। ठीक है ना, तो उसी प्रकार टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट आंसर। आप लोगों को उतारना कैसे है? यहाँ से उतारना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन और ये लाइन करके आप लोगों को उतार लेना है। ठीक है ना, अगर हो गया हो तो आप लोगों को राइटिंग याद रखिएगा कि हमने बहुत हद तक जो है राइटिंग को सुधारने की कोशिश किया और आज जो है हम लोग थोड़ा साफ साफ भी लिखे हैं। ठीक है ना, और हमने अच्छे से लिखा आज लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अपना राइटिंग का बड़ाई मैं खुद कर रहा हूँ कि नाम कर रहा हूँ ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से लिखना तो फर्ज बनता है ना। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो फिर लिखना बर्बाद हो जाएगा ना। और शुरुआती में थे तो हम थोड़ा जो है क्लास में थोड़ा गिजमिस गोज गाज हो जाता था। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि शुरुआती दौर पर होता है। ठीक है,
तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि यदि यदि 2 sin a अब बराबर में √3, तो a का मान होगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 और आपस में जो है गुना में होता है। और याद रखिएगा आप लोग, अभी हम लोगों ने बताया कि ये जो a होता है ये आपस में गुना में नहीं होता, ये एंगल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कोण दर्शाता है। हमेशा आप लोगों को याद रखना है। हम लोग जो है बराबर की अगर उस पार लेके जाना चाहेंगे तो ये 2 को भाग में भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 को भागा में भेज देंगे तो √3/2 हो जाएगा क्या। और याद रखिएगा कि ये जो a है, a को हम लोग उधर भाग में नहीं भेज सकते क्योंकि ये एंगल दर्शा रहा है। मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि साइन जो है √3 किसका मान होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का, तो ए का मान यहाँ पूछा है, तो ए के जगह हमारा क्या आ गया? तो 60 डिग्री आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि यदि cos a बराबर 4/5 तब tan a का मान होगा। हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग थोड़ा क्लास को जूम करते हैं, ठीक है ना। क्लास को जूम करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो कहता है हमारा cos a बराबर, क्या कहता है? हम लोग इसे 2 भाग में बांट लेते हैं, ठीक है ना। उधर बनाना है फिर इधर बनाना है, ठीक है। तो cos a बराबर क्या दिया गया है? हमेशा याद रखिएगा ये cos a बराबर दिया गया है 4/5। तो 4/5, तो याद रखिएगा कि cos का जो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो b/h होता है। क्या होता है? b/h। तो उसी प्रकार ये b का मान हो गया और ये h का मान हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग b बराबर यहाँ पर 4 हो गया और h बराबर जो है ये 5 हो गया। और हम लोगों को निकालना किसका मान है? तो p का मान निकालना है, ठीक है ना। और कैसे निकालना है? तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? क्या लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। प्रमेय लगाएंगे और चलते हैं हम लोग उधर से बनाते हैं, इस पार से बनाते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p², अगर हम लोग p का मान निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं √h² और फिर माइनस में b², ये हम लिख सकते हैं। आप लोग बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा? √s², यानी कि h का मान है यहाँ पर कितना? 5 है। h का मान क्या है? तो 5, यानी कि 5 का स्क्वायर और फिर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो बताइएगा कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 होगा कि नहीं। और माइनस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 16। अगर हम लोग माइनस कर दे 25 में 16 तो क्या बचेगा? 9। और 9 का बाहर क्या निकलता है? तो 3 निकलता है। क्या निकलता है? 3। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर p का मान हमारा 3 निकल के आया। क्या निकल के आया? 3 निकल के आया। और याद रखिएगा कि हम लोगों से यहाँ पूछा गया है tan a का मान। किसका मान पूछा गया है? tan a का मान। तो tan a का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो p/b होता है। क्या होता है? p/b। तो p का मान हम लोगों ने निकाला कि 3 होता है और बटे में b का मान यहाँ पहले से दिया गया है कि 4 है। क्या है? 4, यानी कि 3/4 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? तो देखते हैं, ठीक है ना। क्या निकल आया था मेरा? 3/4 ना। तो 3/4 कहाँ है? 3/4 ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्या ऑप्शन ए में दिख रहा है आप लोगों को? 3/4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि ये जो सब्जेक्टिव है जो हम लोग बताया, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं कभी कभी, ठीक है ना। कभी कभी क्या बहुत बार पूछते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति तो एग्जाम के लिए भंडारण है, भंडारण कह सकते हैं ना, कि वहां पर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला हर साल एग्जाम में जो है आते रहते हैं। एक तो एक आना ही है 5 नंबर में, ठीक है ना। और 2 नंबर में भी 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में तो पूछे ही मैं 10 से तो कम मिलने ही वाले नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 और ये है हमारा क्या आज का आखिरी क्वेश्चन। कहता है कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को कहते हैं, अधिकतम बारंबारता वर्ग को हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक चैप्टर है आप लोग के मतलब किताबों में, बुक में, सांख्यांकी। क्या है? सांख्यांकी। अरे कैसे हम लोग गलती लिखा क्या हम लोगों ने? सांख्यिकी, जैसा भी हो, ठीक है ना। सांख्यिकी होता है, उसी में आप लोगों को मिलेगा जो कि क्या है? अध्याय नंबर 14 है। उसी में आप लोगों को बहुलक, क्या बहुलक मिल जाएगा। बहुलक और माध्यक क्या निकल जाएगा? माध्यक। और ये क्या हो गया?
माध्यक और क्या हो जाएगा तो माध्य, ये तीनों निकालने के लिए वहां पर दिया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है दिया गया, आप लोगों को उसी चैप्टर में ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसमें जो है आप लोगों को मिलने। और हम लोगों ने बहुलक पढ़ा कि अधिकतम बारंबारता मान क्या होता है, बहुलक। और माध्यक हम लोगों ने अभी तुरंत जस्ट पिछले क्लासों में, सॉरी पिछले क्लास में नहीं, तो कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सारे को बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में लिखना है, यानी कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिखना है। और बीच के मान को, किसके मान को, बीच के मान को हम लोग क्या कहते हैं तो माध्यिका या फिर माध्यक कहते हैं। माध्य कोई माध्यिका को ही कहते हैं। और माध्य की किसे कहते हैं तो सारे संख्या को जोड़कर, यानी कि कुल संख्याओं का योग। अब बटे में क्या करना है, कुल संख्या, यानी कि अगर 10 संख्या है तो 10 संख्याओं को जोड़ के बटे में 10 से भागा देना है, ठीक है ना। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। तो बताइएगा आप लोगों को ये जो हमारा क्लास है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जो है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस सर बहुत अच्छा लगा सर, यस सर, यस सर। अगर नहीं लगा तो भी बताइएगा, ठीक है ना। और अब सारे स्टूडेंट एक बार हमारे इस क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल लाइक करना जो है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास जो है लाते रहते हैं। और बीच बीच में आप लोगों को जो है लेक्चर क्लास भी मिल जाएगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बस क्लास आप लोग करते रहिए। बस एग्जाम का टेंशन आप लोगों को जो है मेरे पर छोड़ देना है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में कैसे जाना है, कैसे लिखना है, कैसे बैठना है, कैसे एग्जाम की तैयारी करना है। मैं सारे बात आप लोगों को क्लास में एक एक क्लास में बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।